हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोनू कुमार। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ना। लास्ट लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि आरडीएनए कैसे बनाते हैं, उसमें आने वाले कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए आरडीएनए के लिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मान लीजिए आरडीएनए के जो टूल्स के बारे में अगर स्टडी नहीं किया है तो आप जाइए और पिछले कुछ वीडियोस हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए अपलोड किए जा चुके हैं, उनको जाके आप देख लीजिए। और बायोटेक्नोलॉजी का जितने भी जो लेक्चर्स हैं वो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। ये बायोटेक्नोलॉजी का आज हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। तो आपने कल लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि आरडीएनए, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप बनाना चाहते हो तो आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, मतलब आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो कल हमने देखा था बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, लाइक लाइगेज एंजाइम चाहिए, उसके अलावा आपको पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी चाहिए, उसके अलावा आपके पास एक होस्ट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसके अंदर आप आरडीएनए को डाल सकते हो। उसके अलावा आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस जीन को आप कॉपी करना चाहते हो, जिस जीन को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, उस जीन को ले जाने के लिए आपके पास वेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास वेक्टर होना चाहिए। आज हम बात करें कुछ ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स की जिनको आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, और एक आइडियल वेक्टर, जो आइडियल क्लोनिंग वेक्टर होता है वो एक्चुअल में होता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक बेटा क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तो एक्चुअली क्लोनिंग वेक्टर होता है क्या, तो इसका जो डेफिनेशन है बेटा बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। इसका डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। द डीएनए यूज्ड एज ए कैरियर फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द फ्रैगमेंट फॉरेन डीएनए इनटू द सूटेबल होस्ट इज कॉल्ड द वेक्टर। एक्चुअली हम बात करें क्लोनिंग मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाना। किसी भी चीज के अगर आप मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हो तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा बेटा वेक्टर, जो आपके जीन को लेके जाएगा। जैसे कि बैक्टीरिया सेल्स होती है, उसके अंदर बेटा प्लाज्मिड बेटा उनके अंदर ही मिलता है, ठीक है ना। और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं और एक बार वापस से बता देता हूं बेटा। जो प्लाज्मिड होता है एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया सेल्स का, लगभग ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया सेल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। और उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फॉरेन डीएनए को अपना डीएनए समझ के आराम से, जैसे सेल रेप्लिकेट होती है, सेल डिवाइड होती है, जो बैक्टीरिया सेल्स डिवाइड होगी उसके साथ साथ वो भी डिवाइड हो जाएगा, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर यही मेन पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बेटा PBr 322 ये एक प्लाज्मिड है। उसके बाद में बेटा एक प्लाज्मिड जो होता है उसके अंदर देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये साइट्स होना जरूरी होती है। अगर हम मान लीजिए प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे ना एक वेक्टर के बारे में कि एक आइडियल वेक्टर जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो आपको पता चलेगा बेटा जो भी वेक्टर होता है उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो उस वेक्टर के पास होनी ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी कोई भी कंडीशन हो, वो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर अपने साथ जोड़ लिया डीएनए लाइगेज के द्वारा, अगर वो जुड़ गया तो वो कभी भी उससे अलग नहीं होना चाहिए, उसके पास इतनी कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि हम कितना बड़ा जीन अपना जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जीन इंटरेस्ट को कितना लेवल पे बढ़ा सकते हैं। तो उस जीन को कैरी करने की कैपेसिटी भी अलग अलग वेक्टर्स में अलग अलग होती है। तो आपको कुछ एग्जांपल्स में आगे स्लाइड्स में बताऊंगा, तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो यहाँ पर एक सैंपल दिया हुआ है, एक PBr 332 जो कि एक एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, ठीक है ना। इसके अंदर कितने बेस पेयर्स मिलते हैं बेटा 4 3 6 3 बेस पेयर, मतलब न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे बेटा इसके डबल हो गए, ठीक है ना। तो इतने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा BAMH1 PST ये सब क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट है। उसके अलावा बेटा जो इसमें क्या है एम्प्लिसिड रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइकिल, कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए इसके पास कुछ ऐसे प्लेसेस पाए जाते हैं जो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं बेटा कभी भी अगर मान लीजिए इसके पास जो ये चीजें होंगी ना एम्प्लिसिलिन और टेट्रासाइकिल, इनको सेलेक्टेबल मार्कर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब ये जब आप इनको ग्रो कर रहे होंगे, जब आप इनको उगा रहे होंगे या फिर डेवलप कर रहे होंगे सेल्स में, तब आपको जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो मॉडिफाइड और नॉन मॉडिफाइड जो वेक्टर्स होंगे, जो मार्कर्स मतलब बोले तो लाइक वो जो मीडियम जो होगा वो आपको इस चीज में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कौन कौन से जो आपके वेक्टर्स हैं वो मॉडिफाइड हो चुके हैं या फिर उनको आरडीएनए बन चुके हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें कुछ प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर के अंदर जो होनी चाहिए, जो आइडियल प्रॉपर्टीज आपके सामने बेटा हर चीज उनके पास क्या होना चाहिए, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके
ठीक है। और दूसरा होता है बेटा BAMH1। BAMH1 जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपको मैंने लास्ट टाइम लिस्ट बता दी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट एक्चुअली होता है क्या है, एक्चुअली लाइक वेक्टर्स के रूप में कौन कौन यूज हो सकते हैं। तो बेटा आपको पता है वायरस भी वेक्टर्स के रूप में यूज हो सकते हैं। तो वायरस को कैसे कंसीडर किया, देखो वायरस क्या करता है ना, जब किसी भी मान लीजिए बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, फिर किसी लिविंग ऑर्गन जो अफेक्ट करता है, तो अपना डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमको कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको डेवलप करना है, फिर उसकी कॉपीज बनानी है, तो अगर मान लीजिए बैक्टीरियोफेज है, वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, तो उसके डीएनए के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं, जिससे वो अगर मान लीजिए बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा तो बैक्टीरिया सेल्स भी क्या समझेगी, उसको पार्ट ऑफ द जीनोम समझेगी, और जिसकी वजह से जैसे जैसे बैक्टीरिया सेल्स डिवाइड होगी, वो भी आराम से जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आराम से डिवाइड हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो बेटा किस तरीके से वेक्टर यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग द फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए कौन है, जिसको हम डेवलप करना चाहते हैं, जिसकी कॉपीज हम बनाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं बेटा फॉरेन डीएनए। बोले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैंने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपके पास इंसुलिन जो पहले के जमाने में पिग्स और अन्य अनेक एनिमल्स के मारकर काट कर उनकी इंसुलिन निकाली जाती थी, लेकिन उस के बाद में जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, आरडीएन का डेवलपमेंट हुआ, तो हमने क्या किया, ह्यूमन पैनक्रियास से क्या किया, जो इंसुलिन का जीन होता है उसको निकाल लिया, और फिर बाद में क्या करा, उसको बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इंडस्ट्रियल लेवल पे आराम से उसको बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जो फॉरेन डीएनए होता है बेटा, वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर आप मान लीजिए इंसुलिन का जीन बढ़ाना चाहते हो, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंसुलिन, और फॉरेन डीएनए क्या होगा, इंसुलिन का, ठीक है ना। हाँ, इंसुलिन का जो जीन होगा, वेरी गुड। अब बात करते हैं वेक्टर्स यूज फॉर द मल्टीप्लाइंग द फॉरेन डीएनए सीक्वेंस आर कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है ना। क्लोनिंग वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो फॉरेन डीएनए को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर आपने प्लाज्मिड से जीन जोड़ा तो प्लाज्मिड क्या होगा, क्लोनिंग वेक्टर होगा, वो हेल्प करेगा मल्टीपल कॉपीज बनाने में। तो आप देखो बेटा, यहाँ पर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल्स है और ये वायरस सेल्स है। उसके अंदर देखो बेटा, यहाँ पर प्लाज्मिड के साथ आपने फॉरेन डीएनए जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा, आपने जोड़ दिया फॉरेन डीएनए। कौन सा डीएनए जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने फॉरेन डीएनए जोड़ दिया बेटा। अब इसमें क्या होगा कि ये आरडीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। किसी के साथ अगर नया जीन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आरडीएनए बन जाएगा। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर करते हो, तो जैसे ये मान लीजिए 2 सेल्स में डिवाइड होगी, तो आपका जो फॉरेन डीएनए है वो भी डबल हो जाएगा। इस तरीके से इसकी मल्टीपल कॉपीज आप बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया ना बेटा, कुछ भी नहीं है। अगर क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है कुछ ऐसे वेक्टर्स जो फॉरेन डीएनए को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोनिंग वेक्टर्स बोला जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया प्लाज्मिड बेटा, इनके अंदर कुछ स्पेशल साइट्स होती हैं, स्पेशल कुछ प्लेसेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो दिया गया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस का एक बैक्टीरिया जिसके अंदर पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। मतलब ये क्या करता है, प्लांट्स के साथ अगर एसोसिएशन दिखाएगा तो वहां पे जाके क्या करेगा, प्लांट्स में वहां पर नोड्यूल फॉर्मेशन, बोले को तो नोड्यूल फॉर्मेशन, गांठ बना देगा मल्टीप्लिकेशन कर करके, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होती है। या तो इसमें क्या होता है, साइंटिस्टों ने इसका यूज किया कि इसका प्लाज्मिड जो होता है उसके द्वारा मान लीजिए कोई नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, तो उसने क्या किया, वहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ऐड कर सकते हैं और उस प्लांट में कोई भी प्रॉपर्टीज हम आराम से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर एज द प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एंड कॉस्मिड्स। बेटा देखो, जो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर्स जैसे आपने पढ़ा कि क्लोनिंग वेक्टर्स वो होंगे जो फॉरेन डीएनए को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर्स कौन कौन से जिनको यूज में किया जाता है, तो आपके पास देखो बेटा, सबसे पहले प्लाज्मिड, क्या है, प्लाज्मिड। उसके बाद में बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज आपने देखा होगा, ये क्या करता है बेटा, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो टाइप ऑफ वायरस होता है जो बैक्टीरिया सेल को खाने का काम करता है। उसके बाद बेटा कॉस्मिड, कॉस्मिड जो होता है बेटा, होता प्लाज्मिड ही है, लेकिन उसमें कोस साइड जो होती है, कोई स्पेशल जो फ्रेगमेंट होता है, स्पेशल जो जीन होता है, उसको किसके साथ जोड़ दिया जाता है, प्लाज्मिड के साथ। जो कोस साइट ऑफ प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना बेटा, बैक्टीरियोफेज, इसको किसके साथ जोड़ दिया जाएगा बेटा, प्लाज्मिड के साथ। किसके साथ जोड़ दिया जाएगा, प्लाज्मिड के साथ। और क्या बन जाएगा ये,
कॉस्मिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? कॉस्मिड। ठीक है ना। तो मेनली बायोटेक्नोलॉजी में 3 टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स यूज किया जाते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स यूज किया जाते हैं। पहले किया जाता है बेटा प्लाज्मिड, दूसरा बैक्टीरियोफेज और तीसरा होता है कॉस्मिड्स। ठीक है। यहाँ पर इसके पास डिफरेंट जीन्स है, जैसे साइटोकाइनिन हुआ, ओपाइन हुआ, ऑक्सिन हुआ, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ओपाइन कैटाबॉलिज्म। ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, विरुलेंस रीजन, मतलब ये सारे रीजन्स होते हैं जो अलग अलग वेक्टर्स में अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का एक सैंपल दिया गया है। ठीक है। उसके बाद बेटा कॉस्मिड को इसमें देखो कोसाइड कहाँ से लेके आए हम? बैक्टीरियोफेज से, और उसको किसके साथ जोड़ दिया? प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। तो ये बन गया कॉस्मिड बन गया। देखो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स आर लीनियर वेक्टर्स कंस्ट्रक्टेड बाय द एडिंग सेंट्रोमियर्स, टेलोमियर्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट टू द। अगर आप आर्टिफिशियल डेवलप करना चाहते हो तो आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेंट्रोमियर वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के आप एक आर्टिफिशियल वेक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है ना। तो बेटा क्या होता है? प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन दी ऑल बैक्टीरिया सेल्स। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है ना। Plasmids are the inheritable and the carry few genes which determine a variety of biological function। ठीक है ना। इनके पास कुछ जीन्स होता है जो बायोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम क्या है बेटा, किसी भी जो बैक्टीरिया सेल्स होती है उसको आसानी से इजीली निकाला जा सकता है। ठीक है ना। उस प्लाज्मिड को क्या इजीली निकाला जा सकता है। द एडवांटेज ऑफ प्लाज्मिड इज दैट इट इज वेरी इजी टू आइसोलेट एंड रीइंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरियम। अब जो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड होगा वो तो होगा वेक्टर, उसके अलावा जो बैक्टीरिया सेल्स होगी जिसके अंदर आप डालोगे वो हो जाएगा होस्ट सेल्स। ठीक है। चलो आप देखो ये पॉपुलर एग्जांपल्स है बेटा, द लाइक PBR 322, PUC 18, और इसका जो नामकरण दिया जाता है बेटा, जैसे कि PBR तो प्लाज्मिड, BR जो दिया गया था बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज के नाम पे दिया गया था। उसके अलावा जो प्लाज्मिड UC 191012 जो था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से दिया गया था। ठीक है ना। और ये क्या होता है बेटा, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो आर्टिफिशियल रिस्ट्रक्चर्स किए गए हैं। ठीक है ना, अपनी सुविधा के। तो इस तरीके से इनके पास डिफरेंट प्लेसेस होते हैं। ठीक है। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना, उसमें क्या होता है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के पास कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है बेटा, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर वो ग्रो होगा तो ये भी ग्रो होंगे। समझ में आया ना। हाँ चलो नेक्स्ट। इस तरीके से बेटा देखो किस तरीके से ये जीन मल्टीप्लाई हो, जैसे जैसे बैक्टीरिया सेल बढ़ेगी हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आराम से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है। इस तरीके से बैक्टीरियोफेज भी देखो, हाई नंबर पर सेल है, वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन दी बैक्टीरिया सेल्स। बैक्टीरिया सेल्स क्या करेगा, जैसे मान लीजिए बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, हर्षे और चेस का एक्सपेरिमेंट याद करो बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें क्या करता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका डीएनए अंदर जाता है और मल्टीप्लाई कॉपीज करके बैक्टीरिया को अफेक्टेड कर देता है, नए बैक्टीरियोफेज तैयार कर देता है। ठीक है। देखो सम प्लाज्मिड में हैव दी ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, वेयर इज दी अदर में हैव दी 15 to 100 कॉपीज। मतलब नॉर्मली क्या होता है 1 or 2 कॉपीज होती है प्लाज्मिड, लेकिन किसी किसी सेल बैक्टीरिया सेल में क्या होती है 15 to 100, मतलब कम से कम 100 कॉपीज भी पाई जा सकती है। इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद द बैक्टीरियोफेज और द प्लाज्मिड डीएनए, इट विल बिकम द आरडीएनए। अगर मान लीजिए आपने किसी भी फॉरेन डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके साथ जोड़ दिया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, या फिर आपने बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ जोड़ दिया, तो वो क्या बन जाएगा आरडीएनए, और उसको आराम से आप किसमें ट्रांसफर कर दोगे, बैक्टीरिया के अंदर। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया सेल ग्रो करेगी वैसे वैसे उसका डीएनए जो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे वो भी डबल होता चला जाएगा। ठीक है ना। Vectors used as the present are engineered in such a way that they help in linking to the foreign DNA and the selection of recombination from the non-recombinant। बेटा जो जितने भी प्लाज्मिड जो होते हैं ना, वो इस तरीके से आज इस तरीके से आज के ज़माने में या मॉडर्न वर्ल्ड में या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं कि वो इजीली अपने साथ फॉरेन डीएनए को मल्टीप्लाई कर लेंगे और आसानी से हमको आइडेंटिफाई भी हो जाएंगे कि कौन मॉडिफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना। The following are the features that are required to facilitate।
तो मान लीजिए किसी भी वेक्टर को हम बोलना चाहते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर कौन होगा, तो बेटा क्लोनिंग वेक्टर जो होता है कोई भी रैंडम प्लाज्मिड नहीं हो सकता, राइट, कि आपने किसी भी रैंडम बैक्टीरिया से रैंडम प्लाज्मिड लिया और उसको जाके आप क्लोनिंग में जाके काम ले रहे हो। लेकिन क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज फिक्स होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई भी जो वेक्टर है, कोई भी जो प्लाज्मिड है वो एज ए वेक्टर होगा। तो उसके पास क्या बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, उसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होनी चाहिए, ठीक है ना, और इजी टू एक्सेस होना चाहिए किसके साथ, बैक्टीरिया सेल के साथ। उसके अलावा बेटा उसके पास बोले तो रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए, हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बता दी है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन और रेप्लिकेशन, मतलब ये तो होना जरूरी है बेटा, जहां से क्या होता है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। आपने डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में आराम से पढ़ लिया होगा, उसके बारे में लेक्चर अपलोड कर दिए, अगर आप मान लीजिए उसको पढ़ना चाहते हो तो विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी क्या होगा, एक डीएनए से आराम से 2 डीएनए इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। जहां से पता चलना चाहिए ना जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। चलो दूसरा जो प्रॉपर्टी है बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज दी ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दी कंट्रोलिंग द कॉपी ऑफ द नंबर ऑफ डीएनए। देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर साइट होती है डीएनए पे जहां पर क्या होता है एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। लेकिन जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना वो ये चीज भी डिसाइड करती है कि एक्चुअल में कितनी कॉपीज बनेगी उस प्लाज्मिड और या उस डीएनए की, वो भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डिसाइड करती है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा if one wants to recover the many copies of the target DNA it should be cloned a vector whose origin support to high तो बेटा क्या होता है ना कभी कभी किसी प्लाज्मिड या किसी प्लाज्मिड को लिया जो आप किसी रैंडम बैक्टीरिया से निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए उस रैंडम बैक्टीरिया से आपने निकाला तो लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या है, ओनली 100 कॉपीज बना सकता है। लेकिन आपको चाहिए कि सर उसकी जो जीन हम उसको ज्यादा बनाना चाहते हैं वो जीन होना चाहिए सर हमको 1000 कॉपीज चाहिए। तो आपको ऐसा प्लाज्मिड या वो वेक्टर चूज करना पड़ेगा जिसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो हाई नंबर ऑफ कॉपीज को सपोर्ट करता हो, ठीक है ना। वो ऐसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके अंदर प्रेजेंट होना। उसके बाद बेटा सिलेक्टेबल मार्कर्स, मतलब सिलेक्टेबल मार्कर्स ऐसे ऐसे जीन सीक्वेंस होते हैं, फिर ऐसे कोई रीजन्स होते हैं किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं पर्टिकुलर जो ये डिसाइड करते हैं एक्चुअल में कि किस तरीके से जो प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट बनाए या नहीं बनाए, इसके मॉडिफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें क्या है बेटा देखी जाती है, क्या है ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा देखी जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, इन एडिशन टू ओरी द वेक्टर रिक्वायर्स द सेलेक्टेबल मार्कर्स व्हिच हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग एंड द एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड दी सेलेक्टिवली परमिटिंग दी ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेट्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेटा, कभी कभी हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है ये उस प्लाज्मिड से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो आपको बताते हैं कि कौन ट्रांसफॉर्म हुआ है कौन नहीं हुआ है। दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना, कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है ना। इजी चीजें बेटा, बहुत इजी चीजें जिस तरह आपको प्रोसेस और स्टेप्स का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीड्यूर थ्रू द व्हिच पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बैक्टीरिया। अब यहाँ हमारे सिलेक्टेबल मार्कर से जोड़ दिया तो ये मान लीजिए एम्प्लिसिलिन के लिए क्या था बेटा, रेजिस्टेंस था। अगर एम्प्लिसिलिन की जगह पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया तो इससे क्या होगा, एम्प्लिसिलिन का रेजिस्टेंस खत्म। तो मतलब ये एम्प्लिसिलिन वाले उसमें ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन वाले में आपने कुछ नहीं जोड़ा तो इसमें जैसे क्या होगा, दोनों जो यहाँ पर अगर एम्प्लिसिलिन में डालोगे तो वो ये जो ग्रोथ किया हुआ है वो जो मॉडिफाइड हुआ है वो तो ग्रो को नहीं करेगा और जो मॉडिफाइड नहीं वो दोनों में ग्रो करेगा। तो इस वजह से उनको आराम से अलग कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, normally the genes encoding the resistance to the antibiotics such as ampicillin and chromophenicol tetracycline not the kanamycin etc are the considered the useful selectable marker E. coli। E. coli बैक्टीरिया में बेटा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ इसमें केमिकल होते हैं जहां पर इनको आराम से ग्रो करने में हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि एम्पिसिलिन हो गया, क्लोरेम्फेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया। बेटा ये क्या है, इनके अंदर प्रेजेंट हो, जैसे PBr 332
तो ये क्या है बेटा, कुछ रीजन्स है जहां पर क्या है कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ सकते हो। अगर मान लीजिए आपने एम्प्लिसिन की जगह आपने जीन ऑफ एम्प्लिसिन वाले जीन को हटा दिया और वहां पर जोड़ दिया आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन को आप बनाना चाहते हो, तो जैसे मतलब आपने उसको जोड़ोगे तो अगर उसके बाद में क्या होगा, वो जो एम्प्लिसिन का इफेक्ट है ना वो इनएक्टिव हो जाएगा, उसको बोलते हैं बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। द नॉर्मली इक्वलाइज सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब आते बेटा क्लोनिंग साइट्स क्या होती है। टू ऑर्डर टू लिंक दी एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू दी वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कन्वोल्यूट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए काम करने के लिए, काटने के लिए, उसको एक्टिविटी करने के लिए कुछ ऐसे प्लेसेस फिक्स होने चाहिए जिनको क्लोनिंग साइट्स बोला जाता है, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ द मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट फॉर द सेम एंजाइम विद द वेक्टर विल जनरेट द सेवरल फ्रेगमेंट विच विल कंप्लीट द जीन क्लोनिंग। अब बेटा क्या है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो एक पर्टिकुलर साइट को पहचानता है। अब मान लीजिए एक प्लाज्मिड है तो उसके अंदर बेटा एक ही मान लीजिए रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए उसके काम करने के लिए। अगर मान लीजिए 4-5 होगी तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ना, पूरा प्लाज्मिड टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सब जगह से काट के चला जाएगा, क्योंकि रिकॉग्निशन साइट जो इसको रिकॉग्नाइज करने की जो साइट है, जो जगह है वो 4-5 मिल गई तो 4-5 जगह से आराम से काटेगा उसको। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से क्या है बेटा, इस तरीके से हमको समझना चाहिए कि क्लोनिंग साइट्स भी लिमिटेड रहे, ठीक है ना। हाँ देखो इस तरीके से क्लोनिंग साइट से बेटा काटने के लिए फिर आदमी क्या है, ये जैसे आपने मान लीजिए इस क्लोनिंग साइट को यहाँ से हटाया एक बार फर्स्ट ने, तो एक ही है यहाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे मिल जाता तो डीएनए 2 में डिवाइड हो जाता, तो एक बार फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो यहाँ से कट करेगा। फिर यहाँ पे क्या है बेटा, जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना चाहते हैं उस पर भी हम रिएक्शन कराएंगे, वो सेम फ्रेगमेंट बनाएंगे, उस फ्रेगमेंट को आराम से जोड़ देंगे, जिससे क्या होता है ये रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मोलिकुलर वेट, तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ज्यादा मोलिकुलर वेट नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है ना। इसका क्या होना चाहिए, द क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव द लो मोलिकुलर वेट, ठीक है ना, ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड वायरस। अब देखो बेटा लाइक प्लांट और एनिमल में जो अगर मान ली किसी जीन को आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बैक्टीरिया एंड वायरस ट्रांसफर द जीन इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरबाय ट्रांसफॉर्म यूकैरियोट सेल्स एंड द फोर्स देम टू डू व्हाट दे वांट। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस कभी कभी किसी प्लांट्स और एनिमल में अफेक्ट करते हैं, तो एक्चुअली में करते क्या है, एक्चुअली वो क्या करते हैं, अपने जीन्स ट्रांसफर करते हैं और उसके डीएनए को बोलते हैं, लाइक प्लांट सेल में गया उसके डीएनए, जैसे टीआई प्लाज्मिड हमने बोला अभी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का, वो अगर मान लीजिए टीआई प्लाज्मिड चला गया प्लांट सेल्स के अंदर, तो उसका डीएनए इस प्रकार की प्रोटीन्स बनाएगा, फिर इस प्रकार से जाके वहां पर जाके उनके जो डीएनए को अपने जैसा बना लेगा और उसके बाद में उनको बोलेगा कि आप ट्यूमर फॉर्मेशन करो। तो इस तरीके से सेल क्या होगा, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके अंदर कंट्रोल्ड कैपेसिटी होती है कि जीनोम का पार्ट बन जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, वो कंप्लीटली वो चीज ग्रो होने लग जाती है। तो उनकी जगह क्या होता है, जैसे कि मान ली बैक्टीरियोफेज क्या होता है, अपना डीएनए किसके अंदर डालता है, बैक्टीरिया के अंदर डालता है और किसी जीन सीक्वेंस से उसको अफेक्ट करता है, तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की जगह रिकॉग्निशन साइट जो है, लाइक जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी जगह ऐड कर दो, बैक्टीरियोफेज जैसे उसको मान ली अफेक्ट करेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, वो जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वही बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ देखो फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस इज ए पैथोजन सेवरल डाइकोट प्लांट्स एंड एबल टू डिलीवर द पीस ऑफ डीएनए नोन एज द टीडीएनए। टीडीएनए को ट्रांसफर करता है बेटा डाइकोट प्लांट्स में, कौन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस एक बैक्टीरिया है, उसका जो प्लाज्मिड होता है उसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू द ट्यूमर डायरेक्ट द दिस ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस दिस केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अपने करता क्या है, ये अंदर जाता है और उस सेल को बोलता है कि जल्दी जल्दी आप सेल डिवीजन करो, तो इस क्या होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देखो टीआई प्लाज्मिड इंसर्टेड क्रोमोसोम्स हो गया, उसके बाद प्लांट सेल के अंदर गया, प्लांट सेल के अंदर गया ट्रांसपोर्ट सेल हो गई और कल्चर सेल। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, डिफरेंट मतलब इसका यूज करके हम कोई जीन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस क्या होता है, ट्यूमर इंडक्शन, तो वहाँ के ट्यूमर को बनाने वाला जो जीन है उसकी जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दो, जिससे क्या होता है वो आराम से उसको मॉडिफाइड करेगा और वो प्लांट क्या है नए कैरेक्टर को डेवलप करेगा, तो प्लांट विद दी न्यू जीन। तो ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे बेटा ट्रांसजेनिक, जिसमें जीन ट्रांसफर किया गया है उसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं, तो उन सबको बोलते हैं बेटा ट्रांसजेनिक। क्या बोला जाता है उन सबको,
उन सबको बोला जाता है बेटा ट्रांसजेनिक, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक हम उस चीज को बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रेट्रोवायरस जो होता है बेटा, सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस। तो रेट्रोवायरस क्या है, कैंसर पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं बेटा, कैंसर पैदा करते हैं। तो वो सेल्स को जाके उसका डीएनए जो होगा रेट्रोवायरस का, उस सेल के डीएनए को जाके इस तरीके से कंट्रोल में ले लेगा और उनसे क्या होगा, सेल डिवीजन मल्टीप्लाई, मतलब अनकंट्रोल सेल डिवीजन कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां भी ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। अब इन प्रॉपर्टीज का क्या है, यूज किया जाता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये जानते हैं कि इनका बैक्टीरियोफेज का डीएनए और वायरस का डीएनए जा रहा है सेल्स के अंदर, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, और वो जाके उसके डीएनए को अफेक्ट कर रहा है। तो वहां पर बेटा क्या होता है कि उसमें जो जीन होता है हमारे ट्यूमर बनाने के लिए, उस जीन को आइडेंटिफाई करके उसको हटा दो और उसके बाद में क्या है, दूसरा जीन जोड़ दो, ठीक है ना। तो उसको जीन को जोड़ने के बाद क्या होगा, वो जीन जो होगा वो नेक्स्ट जो होस्ट सेल होगी उसके अंदर आराम से वो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। हाँ देखो, द ट्यूमर इंड्यूसिंग TI plasmid agrobacterium tumefaciens has been now modified into the cloning vector such that is no more pathogenic to the plant but still is able to use the mechanism to deliver the gene of our interest into मैंने सारी चीज बताई बेटा। अभी क्या है ना बेटा, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस क्या है, ट्यूमर बना देता है प्लांट्स में। क्या बनाता है, ट्यूमर, मतलब गांठ का निर्माण कर देता है, लाइक स्टेम में होता है, रूट में, कहीं भी होगा। तो बेटा साइंटिस्टों ने क्या किया कि उसके वो जीन जो होता है जो ट्यूमर बना था उसको हटा दिया और उसकी जगह अपना क्या कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। तो उसको किसके रूप में यूज किया गया, उसको यूज किया गया क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। सोचो आप, जैसे कि नेचर में क्या क्या चीजें अवेलेबल है उसको उसी वे में यूज किया गया। साइंटिस्टों को पता था, बायोटेक्नोलॉजिस्ट को सबको पता है कि अगर मान लीजिए जाएगा तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल को अफेक्ट करे, लेकिन अफेक्ट किससे कर रहा है, खुद के डीएनए से, खुद के प्लाज्मिड से। तो वहां पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा ऐसा जीन है जो कैंसर जेनिक है या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन करता है। तो बेटा उस जीन को हटा दिया और वहां पर हमारा अपना जीन जोड़ दिया, जो भी लाइक इंसुलिन का जीन ले सकते हो या फिर उसके अलावा जो भी जीन हम डेवलप करना चाहते हैं। तो जैसे इस प्लांट में जाता है तो वो उस प्लांट को आराम से डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। हाँ Similarly, retrovirus have also been disarmed and the now used to deliver the desirable gene। तो इनकी इस प्रॉपर्टी को बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने यूज किया। अब उसका जो यूज हो रहा है, लाइक बैक्टीरियोफेज हुआ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस का TI प्लाज्मिड हुआ, उसके अलावा रेट्रोवायरस हुआ, जो पहले घातक थे लेकिन आज उनका यूज किसमें किया जा रहा है बेटा, जीन ट्रांसफर में, ठीक है ना। DNA is a hydrophilic molecule. It cannot pass through the membranes in order to force the bacteria to take up the plasmid and the cell must have the first made up of the competent। अब बेटा क्या है ना, सेल को क्या है ना बेटा, आपको इस पोजीशन में ले जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने RDNA बना लिया, वेक्टर डीएनए, क्लोनिंग वेक्टर बना लिया, उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जोड़ दिया। तो बेटा अगर आपको मान लीजिए इसमें उस सेल में अगर ट्रांसफर करना है, बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर करना है, तो सेल को आपको इस पोजीशन पर ले जाना पड़ेगा कि सेल आराम से उस डीएनए को, अपना डीएनए समझ के आराम से उसको अंदर ले सके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेटा सेल के चारों तरफ सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, और बैक्टीरिया सेल की तरफ चारों तरफ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर भी होती है। बेटा उनके बाद जाने के बाद क्या होगा, जो बैक्टीरिया सेल है उसको एक्सेप्ट करेगी। तो बेटा उसके लिए क्या होता है कि उनके पास कुछ ऐसी बनाना पड़ता है, सेल आराम से उस डीएनए को आराम से एक्सेप्ट कर ले। तो उसके लिए कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, जिससे आराम से वो सेल आराम से उस फॉरेन डीएनए को ले सके, ठीक है ना। चलो, दिस इज डन बाय द ट्रीटिंग विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ द डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम विच इंक्रीज इन द एफिशिएंसी विच डीएनए एंटर्स इन द। तो बेटा कैल्शियम के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे क्या होता है, सेल को नया डीएनए एक्सेप्ट करने के लिए उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो आज बेटा हमने क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, और क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में आपने देखा बेटा किस तरीके से जो सारी चीजें हैं वो किस तरीके से कंट्रोल्ड तरीके से होती है, राइट। ओके, तो अभी जो जो भी चीजें हमारे पास हमने जो देखी है वो सारी चीजें क्या बेटा, सारी चीजें क्या बताती है, सारी चीजें बताती है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है ना। तो आज हमने क्लोनिंग वेक्टर खत्म कर लिया है और हमने लगभग हमारे 3 और 4 लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर हो चुके हैं। नेक्स्ट कुछ लेक्चरों में हम ये जो फर्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेसेस उसको खत्म कर लेंगे। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो भी आपको मान लीजिए इंफॉर्मेटिव चीजें लगती है तो उसको भी आप मेंशन कीजिए, ठीक है ना। और भी कुछ आप इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।